बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मैं आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहता हूं। और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम और मेरी तरफ से भी आप सब लोगों को खुशामदीद। आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी देखा जाए तो हमारे पड़ोसी मुल्क में एक बड़ी अहमियत का दिन है। यहाँ पे आज रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है इंडिया में और यौम जमहूर मनाया जा रहा है। जमहूरियत के हवाले से बुलंद बाला दावे किए जा रहे हैं, जबकि जो असल सूरत हाल है वो आप सब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वहाँ किस कदर माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म और ज़्यादती का बाज़ार गर्म है। मुसलमानों के साथ किस कदर ज़्यादतियाँ हो रही हैं, वो चाहे कश्मीर हो या भारत की कोई भी रियासत हो। इसके साथ साथ सिखों के साथ कितना तासुबाना रवैया अपनाया गया है और जिस तरह वो परेशान है। किसानों के साथ पूरे भारत में क्या सलूक बढ़ता जा रहा है और फिर इस मौके पे आके 26 जनवरी जब उनका रिपब्लिक डे होता है, उस दिन आपने ये राग अलापना कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी रियासत हैं और हमारे मुल्क में जमहूरियत का बोलबाला है, तो ये एक झूठ के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्या ये वाकई वो गांधी साहब वाली या नेहरू वाली एक रियासत मौजूद है, सेकुलर रियासत, जहाँ पे हर मुल्क हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी आज़ादी के साथ रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब तो पूरी दुनिया इस हवाले से जानना शुरू हो गई है कि भारत का ये सारा जो भी चेहरा है वो ये दांत दिखाने की ओर है और खाने की ओर है। खैर, आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। शायद उनका पूरा मीडिया इस सच पे कोई बात ना कर सके, मगर हमारा मीडिया आज़ाद है और हम ज़रूर बात करेंगे अपने उन मज़लूम बहन भाइयों के हवाले से जो भारत में रहते हुए आज 2021 में इस किस्म के हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट भी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी साहब, जो कि एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपको शो में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जैसे कि फ़हीम ने भी बताया, आज भारत में जो है वो अपना रिपब्लिक डे यौम जमहूर भारत जो है वो मना रहा है, लेकिन मेरे ख़्याल से बहुत सारे भारतीयों के लिए ये दिन जो है वो यौम स्याह है, क्योंकि वहाँ पर जो अब सूरत हाल है अभी वो बिल्कुल उसके बरक्स नज़र आ रही है। जैसे कि वो अपने आप को सबसे बड़ी जमहूरी एक रियासत समझता है, लेकिन वहाँ पर अक़लियतों के साथ जो सलूक हो रहा है, मुसलमानों के साथ सिख बरादरी हो गई, उसके अलावा किसान वहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। तो सर, क्या ये जमहूरी तर्ज़ अमल में इस तरह होता है? क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल? जी, बहुत शुक्रिया साहब। देखिए, ये बात तो अब रोज़े रोशन की तरह आया हो गई कि जो इंडिया का जो मकरू चेहरा है वो दुनिया के सामने आ गया इस हुकूमत की वजह से, जो कि मोदी सरकार की हुकूमत है। बहुत ही बुलंदो बाला दावे हैं। आप देखिए कि ये रियासत जो कि टॉलरेंस का दावा करती है, दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा करती है, उसमें अपने जो उनकी अपने जमहूर यानी कि जो अवाम है उसके साथ जो सलूक है वो इसके बरक्स है। कश्मीर को देख लीजिए, तकरीबन 2 साल होने को आ गए और वो एक आप देखें टोटल कॉर्डन ऑफ में है, कर्फ्यू में है। कश्मीरी मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो दुनिया से कोई चीज छुपी हुई चीज़ नहीं है। इसी तरह सिख बरादरी, किसानों को लेके जो पिछले दिनों हालात चल रहे हैं उनके जो है वो नान नक्ता बंद किया जा रहा है। मुल्क था ये तो रहा नहीं। गांधी को तो इनके अपने ही जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हैं उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। इसी तरह नेहरू ने जो कि वादा किया था कश्मीरियों के साथ, क्योंकि वो खुद कश्मीरी पंडित थे, यूएन में जाके जी हम प्लेबिसाइड कराएंगे, उस दावे को भी उन्होंने जो है वो बाले-ताक रख दिया। अब आप देखिए रिसेंटली एक बहुत ही, ये तो चले अक़लियत हैं, अपने फौजियों के साथ क्या कर रहे हैं। अब ये अर्नाब गोस्वामी का जो स्कैंडल सामने आया है कि जी उसको पुलवामा हमले की पहले से खबर थी और क्योंकि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रॉब्लम थी तो अपने फौजियों को वो मरवा रहे हैं। आज उनका चीफ आर्मी जो है वो मीडिया पे आके दावे कर रहा है कि और वो एतराफ़ कर रहा है कि जी हमारी फौज में खुदकुशियों की जो तादाद है वो अचानक जो है वो बढ़ गई है।
देखिए वहाँ टॉलरेंस तो अब शायद नाम की रह गई है, नाम की भी जमहूरियत शायद अब वो नहीं है। दुनिया उस चीज़ का इदराक कर रही है कि अब ये अगर इसकी ये जो सोच है, इसकी जो विजन है मोदी का, इसको अगर यहीं नहीं रोका गया तो शायद ये दुनिया के लिए जो है वो तबाही का बायस होना है। सही सर, आपने कहा कि वो तो अपनी आर्मी के साथ भी सिंसियर नहीं है इस वक्त, और बाकी ये पुलवामा अटैक की जो असल कहानी खुल के सामने आई है तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मफाद ये आखिर किन लोगों के लिए हैं, ये किन के मफादात हैं? अगर तो सिर्फ हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए ही ये सारे मफादात हैं तो आर्मी में इनकी इंडियन आर्मी में सारे ही हिंदू ही तो हैं ज़्यादातर। तो मतलब आखिर किन के मफादात में ये सारा कुछ हो रहा है? देखिए मफादात तो ये एक ही सोच है, एक ही नज़रिया है जिसकी बुनियाद में ये हुकूमत आई, वो है आरएसएस। ठीक है, आरएसएस जो है उसका आपने, अगर आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि जी इसकी हिस्ट्री जो है वो नाजिज्म जो है उस पर बेस करती है, और वो वही हिस्ट्री है कि जी कि हम एक प्योर रेस है और उस प्योर रेस के अलावा हिंदुस्तान में किसी और मजहब की, किसी और फिरके की, किसी और नस्ल की गुंजाइश नहीं है। ये इनका जो नजरिया है वो चकनिया है, चाणक्य जो है उसकी पॉलिसी पे कारबंद है, और वो सिस्टमेटिकली, देखिए ये जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी है, ये इसको बुचर ऑफ गुजरात कहा जाता है, और उसके बावजूद वो जो सुप्रीम कोर्ट में एविडेंस डालने के बावजूद, सब चीज के बावजूद उसको अगर प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया गया है तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ की जो एलीट हिंदू जो कम्युनिटी है उसकी नजरिया और उसकी सोच किस हद तक तंदुरुस्त हो सकती है। सही, यानी कि पता चलता है कि मेजॉरिटी की जो अप्रोच है वो क्या है, वो सिर्फ एक मोदी ही नहीं है, उसको मुंतखब करने वाले भी उस पूरी एक सोच को वो फॉलो करते हैं और तो उसको इत्तफाक करते हैं उसके साथ। तो वाकई अगर ऐसी सूरत हाल हो तो जो हिंदू नहीं हैं, जो लोग जो मतलब दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मुसलमान भी हो सकते हैं, वो सिख भी हो सकते हैं और भी वो ईसाई भी हो सकते हैं, तो उनके साथ मतलब उनका वहाँ पे रहना इन लोगों के बीच में बड़ा मुश्किल है, काफ़ी परेशानियों में बेचारे वो रह रहे होंगे सारे। जी देखिए, परेशानियां तो अब ज्यादा मैं क्या कहूँ, मैं तो ये बात करूंगा कि शायद वो अब इस बात को रो रहे होंगे कि जिन मुसलमानों ने कायद-ए-आज़म का दो कौमी नजरिया की मुखालफत की थी, आज वो शायद पछता रहे हैं कि शायद हमने कहीं ना कहीं माजी में ये गलती की है जिसकी सजा आज वो भुगत रहे हैं। मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, या उनके अपने फिरके के जो लोएस्ट कास्ट है, शूदर हो, दलित हो, उनके साथ जो आज हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कायद-ए-आज़म का जो तो कौमी नजरिया था आज उसको सस्टेनेबिलिटी मिल रही है, आज उसको तकवीत मिल रही है। और जो कुछ एक स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है कि जी क्योंकि वो बांग्लादेश जो है उसको पाकिस्तान जो है उसको उससे अलग कर दिया गया, तो शायद दो कौमी नजरिया जो है वो अरेबियन सी में बहा दिया गया। ये बड़ा एक मजाका खेस नजरिया है, क्योंकि देखिए अगर दो कौमी नजरिया ना होता तो बंगाल, जिसकी वजह से पाकिस्तान को, जो कि मोदी ने बांग्लादेश में जाके इतराफ किया कि हमने जो है इसमें मुक्ति बाहिनियों का साथ दिया, वो शायद दोबारा ग्रेटर बंगाल, ईस्ट और वेस्ट बंगाल मिल जाते, वो नहीं मिले। तो दो कौमी नजरिया तो आज भी बरकरार है और उसको आज हिंदुस्तान की जो हुकूमत है इसको इंडोर्स कर रही है। लेकिन देखिए मैं ये बात कहूंगा सर, माफी चाहता हूँ बात करने, सर सिर्फ हुकूमत ही नहीं, जो वहाँ के रहने वाले जो मुसलमान हैं वो भी इस चीज़ को तस्लीम कर रहे हैं कि शायद हमारे बड़ों से गलती हो गई है, तो हम भी उसको तस्लीम करते और आज हम भी हिजरत कर चुके होते तो हमें ये बुरे दिन ना देखने पड़ रहे होते जो आज वो इंडिया में बैठ के देख रहे हैं। हमने ये भी सुना है कि एक मुसलमान को जानबूझ के हर ट्रैफिक सिग्नल पे भी रोका जाता है, और अगर कोई नाका लगा होता है, कोई चेकिंग वगैरह होती है, तो मुसलमान आईडी कार्ड देख के उनके साथ ज्यादा तफ्तीश की जाती है। और खैर ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। एक वक्फा आ चुका है, फिर एक वक्फे के बाद दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और इसी हवाले से मजीद बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे अपने शो में। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी जो कि एनालिस्ट हैं, और हम उनसे भारत का जो रिपब्लिक डे है उसके हवाले से बातचीत करें। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कायदे आज़म, आज के भारत को अगर देखें तो कायदे आज़म की वो बात दुरुस्त साबित हो गई है जो कि तकसीम हिंद के वक्त उन्होंने कही थी कि वो लोग जो कि पाकिस्तान का भी साथ नहीं दे रहे, वो ज़िंदगी भर भारत को अपनी वफादारी साबित करने में लगा देंगे, और आज ऐसा ही हो रहा है जो अक़लियतों के साथ वहाँ पर सलूक हो रहा है। तो सर, ये जो मोदी सरकार की जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, ये कहाँ तक ले जाएगी भारत को? क्या, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर ख़ुद अलहदगी पसंद तहरीकें जो हैं इस वक्त भारत में चल रही हैं, तो किस तरह से देखते हैं इस नज़रिए को? बिल्कुल वजह बात है, एग्जैक्टली इसी तरह है। जो तहरीके सेपरेटिस्ट तहरीके हैं वो सिर्फ कश्मीर में या खालिस्तान में नहीं चल रही, उनकी अदर साइड ऑफ द कंट्री, तमिलनाडु है, आसाम है, नागालैंड है, वहाँ ये तहरीकें चल रही हैं और जोर पकड़ रही। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये हुकूमत जो है वो एक ब्लैक होल का किरदार अदा करेगी इंडिया के लिए। ब्लैक होल वो कि जो कि अपने ही वजूद को खुद समेट के ख़त्म कर दे। तो देखिए, ये इसी डगर पे चल रहे हैं। इंडिया में भी सेम वॉइसेस हैं, जो कि हिंदू सेम वॉइसेस हैं, वो गाहे बगाहे जो है वो आवाज़ उठाती रहती हैं, लेकिन वो नकार खाने में तूती की आवाज़ जो है कौन सुन सकता है? क्योंकि मेजॉरिटी, जिस तरह अब्बास साहब भी या फहीम साहब बात कर रहे थे, ये वहाँ की जो हिंदू कम्युनिटी है जो कि आरएसएस की पैरोकार है और इस नजरिए की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स हैं, वो ये नहीं चाहेंगे। उनका शायद विजन इतनी दूर नहीं सोच सकता कि शायद वो अपने ही लिए गड़ा खोद रहे हैं, शायद जो उसमें ही गिरेंगे। क्योंकि देखिए, जब ये आप किसी भी अक़लियत के साथ करेंगे जो वो कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो सिख्स हो, ईसाई हो, तमिलनाडु, असम, नागालैंड हो, और उसके अलावा जो अपने पड़ोसियों के साथ वो सलूक करते हैं, ये भी एक उनकी जो नज़रिया है, कौशलिया का नज़रिया है कि जी जो आपके इमीडिएट नेबर्स हैं उनको आप वो एनिमी कंसिडर करें, और नेबर्स के जो नेबर्स हैं उनको आप फ्रेंड कंसिडर करें। अगर आप ये सिनेरियो देखें तो एग्जैक्टली इंडिया इसी नज़रिए पे कौशलिया के जो है वो पैरवी कर रहा है। देखिए, ये शायद बहुत ही फूल्स पैराडाइज में ये लोग रह रहे हैं कि जी हम ये करेंगे, और वो जो इनको शायद वो एग्जाम्पल जर्मनी की पता ही नहीं है, क्योंकि आरएसएस पैरोकार ही नाजीज़म की है। तो देखिए, जो नाजियों के साथ हुआ जर्मनी में, उसकी आज मिसाल नहीं मिलती। हालांकि वो एक जर्मन आर्यन रेस का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, और वो किसी ज़माने में फर्स्ट वर्ल्ड से सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक हिटलर जो है उसने उस नज़रिए को लेकर बहुत ज़्यादा जो वोट बैंक इकट्ठा किया था। लेकिन जर्मन आज भी शर्मिंदा है अपने उस पूरी तारीख पे कि ये हम जो हुआ, जो जर्मन्स ने किया या जैसा भी हुआ, हम उस पर शर्मिंदा है। तो ये कोई इतनी आइडियल किस्म की वो हिस्ट्री का वो चैप्टर नहीं था कि जिसको देख के फॉलो करने निकल गए हैं। सर, अगर आप बात कर रहे हैं पड़ोसी के साथ, पाकिस्तान के साथ हालात की, तो इंडिया के पास ये बड़ा ही कोई एक सुनहरी मौका था जो इसने गंवा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान वो इन सारे हालात को बेहतर करने के हवाले से बड़ी अच्छी अप्रोच रखते थे। उन्होंने इक़्तिदार में आने से पहले जिस तरह उन्होंने बयान किया करते थे, जो जिस तरह ये देखा करते थे इन सारे मामलात को कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ठीक हो जाएं, हम तिजारत कर सकते हैं, हम पूरा खित्ता जो है वो स्ट्रांग हो सकता है। मगर भारत की जिद और हमारा एक कदम जो है वो दोस्ती की तरफ, बेहतरी की तरफ बढ़ाना, और उनका आगे से जो है लड़ाई झगड़े का जो है एक रवैया रखना, ये बड़ा एक तकलीफ देता है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। इमरान साहब जब इक़्तिदार में आए तो उनकी यही सोच थी, और उन्होंने जब ये इलेक्शन इंडिया में हुए तो उन्होंने एक खैर सागारी का पैगाम दिया कि मोदी हुकूमत के आने से शायद कश्मीर का जो मसला है वो हल की तरफ जाए, क्योंकि ये एक एस्टेब्लिश्ड लॉ है कि जो हॉक्स गवर्नमेंट आती है, टिल टाइम वो एग्रीमेंट ना करे तो कोई भी बायलैटरल जो चीज़ें हैं वो पाए तकमील तक, लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं जा सकती। बीजेपी के साथ आपने देखा, हमने मुशर्रफ साहब के ज़माने में है, नवाज शरीफ के साहब के ज़माने में हमने वो काम करने की कोशिश की,
कांग्रेस बहुत ज़्यादा म्याना रफीका इख्तियार करती है टूवर्ड्स इंडियन नेबर्स, लेकिन क्योंकि ये लोग जो हैं वो इंतहा पसंद हैं, तो हमने एक पैगाम उनको दिया था कि आप आइए, आप लोग टेबल टॉक से बैठें और जो हमारे पुराने हल तलब मसाइल हैं उन पर बैठ के बगैर किसी इंटरेस्ट के, बगैर किसी बायसनेस के हम जो है उनको मसला हल करें। बिल्कुल सर, हमने कोशिश की लेकिन उनकी तरफ से जो है वो हमेशा एक कदम वो लोग पीछे ही गए। इस पे मजीद बात करेंगे, फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफे में। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ है ज़हरा रज़ा और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आज मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी साहब, जिनसे हम बात कर रहे हैं भारत के रिपब्लिक डे के हवाले से। आज जमहूरियत की राग जो है वो अलापे जाएंगे कि हम एक बेहतरीन जमहूरी रियासत हैं और पता नहीं क्या क्या लोगों को दिखाने की कोशिश की जाएगी, मगर हम बात कर रहे हैं जो इसका असल चेहरा है वो भी दुनिया के सामने लाना चाहिए। सर, अभी जैसे वक्फे से पहले बात हो रही थी कि भारत के पास ये बड़ा अच्छा मौका था कि वो अपने ताल्लुकात जो हैं पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात वो उसके बेहतर हो जाते हैं, मगर उन्होंने इनको पहले से भी ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश की कि पाकिस्तान की जानिब से ज़रा इस दफ़ा दोस्ती का हाथ अगर उन्होंने बढ़ाया तो क्यों ना मैं अपनी छुरी निकाल के सामने कर ही दूँ। तो उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। सिख कम्युनिटी जो है वो भी कोई बिल्कुल खुश नहीं है, वो जिस तरह उनके साथ एक तासुब रखा जा रहा है। पाकिस्तान ने ये करतारपुर वाला जो बॉर्डर का जो एक वो खोला और उसके बाद बड़ा एक अच्छा जेस्चर था, उसमें कम अज़ कम वो हिंदुस्तान को अपनी जो अहम शख्सियात थी उनको आने ही देना चाहिए था, जो उन्होंने रोक के ये जाहिर कर दिया कि हम किस कदर जो है वो जल चुके हैं कि पाकिस्तान ने भारतीय सिखों के लिए जो है रास्ता खोल दिया। इस हवाले से क्या कहेंगे, ये कितना बड़ा एक चांस था जो भारत ने मिस किया? जी बिल्कुल बजा बात है फ़हीम साहब आपकी। देखिए, पाकिस्तान तो बाजी में और हाल में हर वो मौका जिससे इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो नॉर्मलाइज हों, वो मौका हाथ से नहीं जाने देता। चाहे वो करतारपुर राहदारी का जिक्र हो, चाहे वो इनविटेशन हो इंडियंस को, इंडियन गवर्नमेंट को इन टू बिकम पार्ट ऑफ सीपैक। देखिए, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान चाहता है कि इस खित्ते में जो है वो अमन जो है वो बहाल हो, और अमल इस तरह बहाल हो कि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो सारे ममालिक जो कि इस खित्ते में मौजूद हैं वो मिल बैठ के जो है उससे इस्तिफादा हासिल करें। देखिए, सीपैक एक बहुत ही ज़बरदस्त मंसूबा है, ख़ासतौर पर इस खत्ते के लिए और अमूमन दुनिया के लिए। हमने बारहा इंडिया को जो है वो इसकी दावत दी है कि आइए आप भी इस का हिस्सा बनिए, लेकिन वो इंडियंस की जो हट धर्मी है, इस हुकूमत की जो हट धर्मी है, उससे तो आज जो उनकी कांग्रेस है वो भी पशेमान है। आप देखिए, रिपब्लिक डे का इन्विटेशन दुनिया के सरबराहों को गई, उनमें से काफी सरबराह जो है वो आने से इनकार कर दिया ऑन वन प्रिटेक्स्ट और अनदर आज की। और उसको ये अगर थोड़े से होश के नाखुन ले तो उनको ये समझना चाहिए है कि दुनिया में आज इंडियन गवर्नमेंट जो है, खास तौर पे जो मोदी सरकार की गवर्नमेंट है, उसकी क्या स्टैंडिंग है। लेकिन उसके बावजूद देखिए, ये जो हालात है, खालिस्तान गवर्नमेंट ने इन एग्जाइल ऐलान कर दिया इन्हीं हालात की वजह से। कश्मीरियों से आप यकीन जानिए कि जिस दिन ये कर्फ्यू उठा, कश्मीरी जो है वो भी शायद अपनी तहरीक आज़ादी को इतना तेज कर दे कि उसको भी शायद इंडिया जो है वो रोक ना पाए। नुकसान ही हुआ इस बात। जी, नुकसान सही। सर, कश्मीरियों के हवाले से सवाल करूंगी कि अमेरिका की अगर बात करें तो इससे तो कोई इनकार नहीं है कि अमेरिका सिफारती मामलात में इस खत्ते पे काफ़ी इन्फ्लुएंस रखता है। और जब इमरान खान साहब डोनाल्ड ट्रंप के दौर में जब दौरे पर गए अमेरिका, तो उनकी जानिब से कश्मीर को लेकर एक सालिसी का पेश की गई थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। तो अब जो नई हुकूमत आई है, तो आपको लगता है कुछ उसकी तरफ से कुछ बेहतरी आएगी या कुछ इस सालिसी के ऊपर बात की जाएगी?
देखिए ज़ाहिर साहब, बड़ा ही आपने रेलिवेंट सवाल किया। जी देखिए, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो गवर्नमेंट बाइडेन साहब की आई जो है, बाइडेन की ये गवर्नमेंट थोड़ा सा सेंसिटिव और सॉफ्ट कॉर्नर रखती है टुवर्ड्स पाकिस्तान, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप इनकी वाइस प्रेसिडेंट को देखिए, ओरिजिन जी, एक तो ये देखिए। हाँ, लेकिन देखिए, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, इर्रिस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, उनकी जो पॉलिसी टुवर्ड्स अदर नेशंस, अदर कंट्रीज हैं, इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट। कॉस्मेटिक तौर पे शायद उस पे 19-20 का फर्क आए, लेकिन वो शायद मैं नहीं समझता कि कश्मीर जो है वो उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज समझौता किया जा सकता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फवाद सिद्दीकी साहब, आप तशरीफ लाए, हमने इस हवाले से बात की, कोशिश की कि जो असल सूरत हाल है उसको सामने रखा जाए। दोस्तों, एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो एक बड़े अहम मौजू पे हमें बात करना है, हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होंगे, तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। अभी एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास, और प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे गैस के बहरान के हवाले से। पाकिस्तान में जब भी सर्दियां आती हैं, मौसम सरमा आता है और सर्दियों के आते ही गैस का शदीद बहरान हो जाता है। इस वक्त भी मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में गैस की शॉर्टेज है और घरेलू सार्फिन के साथ साथ CNG और LNG की भी शॉर्टेज है। मौसम कोई भी हो, लेकिन आवाम की जो परेशानियां हैं वो ख़त्म नहीं होती। गर्मियां आती हैं तो बिजली की लोड शेडिंग से आवाम का जीना मुश्किल हो जाता है, सर्दियां आती हैं तो गैस की बंदिश हो जाती है। अब ये गैस की शॉर्टेज, गैस की बंदिश क्यों है, इसकी क्या वजूहात हैं? क्या सप्लाई और डिमांड में फ़र्क है, या कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, या पहले से प्लानिंग उस तरह से नहीं की जाती जिसके बायस ये शॉर्टेज हो जाती है? इसी हवाले से आज हम बात करेंगे, और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुबश्शिर मीर साहब, जो कि तज्ज़ियाकार हैं और सदर हैं कराची एडिटर्स क्लब के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। आपको खुशामदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सर, ऐसे हम ये किस जानिब जा रहे हैं? सवाल ये है कि देखिए, गर्मियों में जिस तरह ज़ारा बता रही थी अभी कि बिजली के मसाइल, सर्दियों में गैस के मसाइल, ये तो बड़ी बुनियादी सी चीज़ें हैं। तो मतलब किसी गांव में, देहात में तो हम नहीं रहते हैं। एक मतलब पूरा एक मुल्क है, 2021 है, टेक्नोलॉजी का दौर है, और वहाँ पे हम इन बेसिक मसाइल में घिरे हुए हों। क्या वजह है हम इस पे काम नहीं कर रहे? या हमारा इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, या हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, या सोर्स कोई और हमें इस्तेमाल करना चाहिए, गैस को छोड़ देना चाहिए? प्लीज़। बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब और ज़हरा साहबा, आपने सवाल भी कर दिए, जवाब भी दे दिए। अच्छा, आबादी अच्छा, एक चीज़ बड़ी अहम अक्सर ऐसा करते हैं। देखें, लेकिन एक चीज़ है कि देखें, वो कहते हैं, इसे एक जुमला इसके लिए बोला जाता है, एनर्जी सिक्योरिटी। कि एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है? हर मुल्क की एनर्जी ऐसे ही नीड है जैसे हमारी खाना पीने की चीजें हैं, पानी। आपने कहा ना बुनियादी चीज है, बुनियादी तो हम पानी भी नहीं दे सके और साफ हवा भी नहीं दे सकते। लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो हमारी बड़ी अंडर द प्रेशर विद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहती है हमेशा। अच्छा। अक्सर कि भाई वो कोई सियासी ग्रुप ऐसा आता है या पार्टी ऐसी आती है जिसकी सऊदी अरब से दोस्ती है, वो सऊदी अरब से ज्यादा माल लेना शुरू कर देता है, उसे ऑयल पॉलिटिक्स कहते हैं। वो किसी की जो है वो कतर से दोस्ती हो गई थी, उसने कतर से गैस लेनी शुरू कर दी। ईरान से दोस्ती उस तरह की नहीं हुई, तो ईरान की गैस अभी तक वो बॉर्डर पे पड़ी हुई है, वो हमने ली नहीं है। तो लिहाजा ये जो एनर्जी के हवाले से हमने एक जो हमारा जो अपना सिक्योरिटी प्लान होना चाहिए था कि हमारे मुल्क तो एनर्जी हंगरी कंट्रीज में शुमार होता है। एनर्जी हंगरी इसलिए है कि हमें एनर्जी की बहुत ज़रूरत है, 2-3 वजूहात की वजह से। एक तो पॉपुलेशन का आपने जिक्र, दूसरा ये कि हम ग्रोइंग कंट्री हैं, हम नए शहर बसा रहे हैं, नई आबादियां बन रही हैं, इंडस्ट्री भी लगती है, हमारा इस्तेमाल बढ़ता है, हमारे जो होम अप्लाइंसेस हैं
वो हम ज़्यादा फिर ख़रीदना शुरू कर देते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद है जो पाकिस्तान में अपना पैसा भेजते हैं अपने घर वालों को, उनकी लाइफस्टाइल में चेंजेस आती हैं। तो लिहाजा ये तो नहीं हम कह सकते कि हम बहुत इस हवाले से पीछे हैं, लेकिन यह है कि हमारी नीड्स बढ़ती जा रही हैं। अब यह है कि हमने इसको किस तरह देखा कि हमने अपना एनर्जी सिक्योरिटी प्लान ठीक बनाया हुआ है। मैं आपको बताऊं जो फिगर्स हमें बताते हैं कि इस वक्त भी पाकिस्तान के 5 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं उन तक इलेक्ट्रिसिटी की रसाई नहीं है। आज भी तकरीबन 25% लोग जो हैं वो बिजली की सहूलत से महरूम है। आप कह रहे हैं ना 21वीं सदी है, तो आप देखें इस मुल्क में अभी कितने लोग और हैं जिन तक गैस का नेटवर्क नहीं पहुंचा, कितने लोग और हैं जो अभी भी जो रवायती चीज़ें थी, जैसे आप देखें कि जो गांव में इस्तेमाल होते हैं वो एनिमल डंग इस्तेमाल होता है, उसको यूज़ करते हैं, झाड़ियाँ वाड़ियाँ इकट्ठी करके लाते हैं, वो अपना इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूल एनर्जी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन हमारा एनर्जी का जो कंजम्पशन है उसमें हम 80% इंपोर्ट्स पे इन्हिसार करते हैं। तो आप सोचें कि जो हमारी बुनियादी सी चीज है जो बड़ी अहम है उसमें हमने इतना सारा इंपोर्ट्स पे डिपेंड किया हुआ है। मसलन गैस है तो वो भी हम बाहर से हमारी आ रही है, मैक्सिमम थोड़ी सी हमारी निकल रही है। जितनी एक्सप्लोरेशन यहाँ होनी चाहिए उतनी एक्सप्लोरेशन भी नहीं हम कर रहे ना, उसके लिए ज़ाहिर है वसाइल भी चाहिए, उसके लिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए। बाहर की कंपनियां ज़्यादा एक्सप्लोरेशन में हैं, हमारा तो बहुत कम उसमें हिस्सा है। फिर अगर तेल के ऊपर हम बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं तो तेल का भी आप देख लें, वो भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। लोकल हमारी जो है वो अपना एक्सप्लोरेशन या उसकी जो ड्रिलिंग के भी हमारे मुख्तलिफ हम सुनते रहते हैं वो बहुत कम होती है। तो लिहाजा हम कम जो है ना, एक हमारा समुंदर से तेल निकलना था वो निकल नहीं सका, तो वो भी एक बड़ा हाइप क्रिएट हुई थी, वो भी खत्म हो गया। तो ये तो दो चीजें ऐसी होंगी कि जो हमने अपनी ज्यादातर इन्हिसार जो है वो इंपोर्ट पे रखा हुआ है। फिर उसमें जैसे ज़हरा साहबा ने कहा कि जी वो सप्लाई चेन, तो सप्लाई अगर हमारी जो है जैसे LNG की सप्लाई का इशू है तो उसमें अगर सप्लाई में जो है वो कमी आती है। इसके ऊपर बात करेंगे कि अभी हमें क्यों शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट करने के LNG तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना। कतर से आपको याद होगा कि वो एक मुआहदा हुआ था लास्ट गवर्नमेंट के दौर में और अभी इस गवर्नमेंट ने भी उसको रिन्यू किया। बिल्कुल सर, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक का वक्त हो गया, माजरत के साथ मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ कैफे। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफे में। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं ज़हरा रज़ा और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मुबशिर मीर साहब। मुबशिर साहब, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे फरवरी में गैस के आने वाले बहरान के हवाले से। वैसे तो अभी भी बहरान चल रहा है, वो कहा जा रहा है कि फरवरी में ये और शिद्दत पकड़ लेगा। आपने ये कहा कि जितनी भी एनर्जी की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो गैस और सोर्सेज जो हैं वो ऑयल और गैस, ये हम इम्पोर्ट करते हैं मैक्सिमम। तो क्या पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं कि हर चीज़ के ज़खायर मौजूद हैं, तो क्या ऐसा कोई ज़ख़ीरा मौजूद नहीं है कि जहाँ से हम अपनी ज़रूरत पूरी कर सकें? या दुनिया भर में ऐसे ममालिक जहाँ पे तो कुछ एनर्जी से रिलेटेड कोई ज़खायर अगर नहीं है तो वो कैसे अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं? हमसे ज़्यादा आबादी वाले ममालिक भी हैं और हमसे गरीब ममालिक भी हैं, क्या वहाँ पर भी गैस के इतने बहरान होते हैं? ज़रा वो फॉर्मेट मॉडल समझना चाह रहा हूं। इसमें यह है कि सबसे पहले देखें, इंसान जो पॉलिसीज़ की हम बात कर रहे थे ना, एनर्जी सिक्योरिटी, मैं कहता हूँ कि जो सबसे बेहतरीन प्लानिंग ये हो सकती है कि आपके इंडिजिनस सोर्सेज क्या हैं। और जो रिसर्च हमें बता रही है कि पाकिस्तान के पास सोलर और विंड से एनर्जी पैदा करने के इतने मौके हैं कि हजारों मेगावाट हम ना सिर्फ प्रोड्यूस कर सकते हैं बल्कि दुनिया को भी दे सकते हैं। सही, ये तो कुदरत के दिए हुए हैं और ये दोनों क्लीन एनर्जी में आते हैं। बड़े महंगे हैं ये सर। नहीं, अब ये कि ये क्लीन एनर्जी में इतने महंगे नहीं हैं। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उसके मुताबिक अभी कुछ प्लांट लगे भी हैं, लेकिन उसका जो हमारा एक और जुमला इस्तेमाल होता है एनर्जी मिक्स, कि भाई आपके सोर्सेज जो हैं उसमें कितने % कौन सी एनर्जी है। जैसे मैंने अर्ज किया कि 80% जो है वो ऑयल एंड गैस का हमारा एनर्जी में हिस्सा है, ठीक है। लेकिन जो बाकी जो चीजें हैं जैसे हाइडल है, जैसे डैम की हम बात करते हैं, और डैम की आपको पता है मुखालफत भी बड़ी सामने आती है। अभी जो हमारे पास पानी से बिजली पैदा करने के जराए हैं वो 13-14% हम अपनी जरूरत पूरी करते हैं। बाकी फिर मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, उसमें कोयला भी है, उसमें
जो है बाकी वो बायोमास भी है। इस तरह की चीज़ों से हम अपनी 6 से 7% ज़रूरियात पूरी करते हैं। और ऑल्टरनेट एनर्जी में जैसे विंड और सोलर का मैंने जिक्र किया। अब विंड और सोलर के जो हमारे पास मौके हैं, जो हम यानी कि विंड कॉरिडोर है प्लस जहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स लगे भी हैं, और सोलर का तो आप देखें हम 12 महीने सोलर से इस्तेफादा कर सकते हैं। लेकिन हम क्या उस तरफ एक अपना रवायती सिस्टम को छोड़ते हुए हम उस एक नई न्यूनेस की तरफ जाने से थोड़ा हेजिटेट भी करते हैं। अब देखिए सोलर से चलने वाले गीजर भी मौजूद हैं, सोलर से चलने वाले तनूर भी मौजूद हैं, सोलर के एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, सोलर का इक्विपमेंट भी पाकिस्तान में वाफर दस्तयाब है। बहुत से लोगों ने इसमें जो है वो अपना इनिशिएटिव लिया है। कुछ लोगों ने अपनी फैक्ट्रीज जो हैं वो भी पूरी सोलर कर दी हैं, घरों को सोलर कर लिया है, और बहुत से प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन यह है कि हम जरा थोड़ा सा हेजिटेट भी कर रहे हैं एज ए नेशन। ये पता नहीं सूरज निकले या ना निकले ऐसी बात जो है ना वो नहीं हो सकती। हमारे पास जो है वो सूरज की जो शिद्दत है और गर्मी की अच्छी खासी होती है, और हम बहुत ज्यादा वो इलाके जहाँ पे बिल्कुल बिजली की रसाई नहीं है, हमारा नेशनल ग्रिड नहीं है, वहाँ पे भी बिजली को जो है वो हम लोगों को सोलर से दे सकते हैं। सर, तो अभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई ऐसा प्लान जिसके थ्रू हम सोलर से जो है वो बिजली जी के हाँ चल रहे हैं, बिल्कुल मैंने जैसे कहा ना कि कुछ लोगों ने वो किया है, लेकिन एक है हुकूमत का तो हमें जो नजर आता है कि आप देखेंगे हुकूमत खुद तो प्लांट नहीं लगा रही। एक जो मंसूबा हमारे सामने आया था वो बहावलपुर में एक लगा था कायदे-ए-आज़म सोलर पार्क, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो बताया गया था, लेकिन उसको जिस अंदाज से किया गया है उसके अंदर जो है ना वो से करप्शन भी निकल आई है उसके अंदर वो बिजली की जो मिकदार है, जो जितनी एनर्जी वहाँ पैदा होनी चाहिए थी वो भी नहीं हुई, और आगे भी वो सिलसिला नहीं बढ़ा। मगर नवाज दौर में बहुत बड़े पैमाने पे काम किया गया, उसी पे हुआ था, उसी पे हुआ। काफी बड़ी जमीन जो है वो इसके लिए एक्वायर की गई थी, लेकिन जो दावा किया गया था बाद में वो चीज साबित नहीं हुई, क्योंकि उसके अंदर मसला ही ये है ना कि मैं आपको जैसे अर्ज किया कि जैसे एक चीज जो है ना वो चीज की जाती है जो हमारी इंडिजिनस जो हमारी कैपेसिटी है उससे हटके है। जैसे आपने देखा कि 2 से 3 जो है वो कोल के प्रोजेक्ट्स लगाए गए, वो भी नवाज शरीफ साहब के दौर में लगे, शहबाज शरीफ साहब उसमें बड़े एक्टिव थे। लेकिन क्या है कि हमने वो क्या किया, उसको किया गया कि हमने कोयला इंपोर्ट किया और स्टिल इंपोर्ट हो रहा है, नंबर 1। और कोयला तो हमारे पास है लेकिन उसके लिए इंपोर्ट हो रहा है। अच्छा, फिर हमने जो प्लांट लगाए हैं उनके बारे में भी काफी रिजर्वेशन है। फिर हमने अपनी एग्रीकल्चर लैंड को जो है वो खत्म करके उसके ऊपर वो लगाए, और वो हम बजिद थे कि वहां नहीं हम साहिवाल में लगाएंगे, साहिवाल की जो जमीन है बड़ी फर्टाइल है वो हमने खत्म की। हालांकि अगर आप कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं तो सब लोगों की ये राय थी कि फिर अब वो कराची के पास कहीं लगने चाहिए थे। सही है सर। एक चीज इसमें मैं ये बात करना चाहूंगा कि जैसे नवाज दौर में भी हम जिक्र कर रहे हैं कि वो कोयले के या एनर्जी के प्रोजेक्ट्स के हवाले से कुछ सीरियस थे, ठीक है, वो कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम हुआ। क्या आपको लगता है इस गवर्नमेंट में भी कुछ एनर्जी के से रिलेटेड मतलब इन्होंने कुछ सीरियसनेस शो की है, या ये अभी तक बाकी मसाइल में ही उलझे हुए हैं? जो जहां तक हम भी एक मसले में उलझे हुए हैं, एक वक्फा भी है, वक्फे से वापस आते हैं तो इस हवाले से बात करते हैं कि हमारा मुस्तकबिल क्या है एनर्जी के इस बहरान के हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मुबशिर मीर साहब जो कि तज्ज़ियाकार हैं, और इनसे हम गैस के बहरान के गैस की जो बंदिश अगले महीने जो मज़ीद बढ़ जाएगी उस हवाले से बात करें। सर, ये जो कहा जा रहा है कि अगले महीने गैस की जो बहरान है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा, जिसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है कि जो गैस हम इम्पोर्ट करते थे LNG उसकी भी शॉर्टेज है। तो सर उसकी क्या वजह है? क्या हमने ऑर्डर सही वक्त पर नहीं किया, या सप्लाई चेन में कोई प्रॉब्लम रही है? उस हवाले से कुछ बताइए। देखिए, ज़्यादा प्रॉब्लम तो सप्लाई चेन का ही है। ज़ाहिर है कि ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कतर से इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसका एक सिस्टम है कि भाई वो बाकायदा उसका एक चेन है कि शिप आता है और फिर उसके बाद हमारे सिस्टम में इंजेक्ट होता है, उसके बाद हमें जो है वो अवेलेबल होती है। लेकिन ये भी हकीकत है
कि जो ख़ास तौर पे हमारी नॉर्दर्न साइड है जी। उस पे सर्दियों में गैस की जो है वो कंजम्पशन बढ़ जाती है, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा होती है, लोग उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी की हम बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो साउथ में भी जो है वो गर्मियों में उसकी कंजम्पशन बहुत बढ़ जाती है। इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी में तो ये है कि हमारे पास सरप्लस है, ये बात भी दुरुस्त है। तकरीबन कहा जा रहा है कि 3000 मेगावाट के करीब, जो आप फ़हीम जिक्र कर रहे थे अच्छा। कि नवाज शरीफ साहब के दौर में बहुत ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो एनर्जी लगे थे, सेक्टर पे, हाँ। तो उसके हवाले से अगर कहा जाए तो इस वक्त हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सही। कंजम्पशन के हवाले से जो प्रॉब्लम है वो ट्रांसमिशन का है कि हम बिजली को पहुंचाएं कैसे। तो उस पे हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई। हमारे पास सिस्टम जो है, आपने देखा कराची के अंदर भी आप अक्सर देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो किसी ना किसी जो है वो पुल पे काम हो रहा है, वहाँ पे ब्रेक हो गया है, फीडर ब्रेक हो गए हैं। तो क्या हमारे जो वो निज़ाम है, तरसील का निज़ाम है, वो कमज़ोर है, उसमें हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की। बाकी जो दूसरी बात है कि हम इसके अंदर से बाहर निकलने के लिए जो रास्ते हैं, अब शॉर्टेज तो इसी हवाले से आती रहेगी, और शॉर्टेज की एक पूरी हमारी हिस्ट्री है कि हमने जो है वो बर वक्त फैसले जो ना करना। लेकिन दो हमारे पास होप हैं कि जहां से हम अपनी गैस की कंजम्पशन जो है वो पूरी करने के शायद काबिल हो जाएंगे। एक तो ये है कि जो एक मंसूबा है तापी, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन। अब ठीक है। इंडिया में जाती है नहीं जाती वो बाकी बात है, लेकिन पाकिस्तान में तो पहले आएगी। ठीक है। क्योंकि जो ताजिकिस्तान से गैस के ऊपर काम हो रहा था वो अभी जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ, तो वो हमें एक गैस जो है ना वो हमने खरीदनी है। ठीक है। दूसरा मंसूबा था आईपी, ईरान पाकिस्तान, जो पहले आईपीआई था कि ईरान पाकिस्तान इंडिया, तो इंडिया तो उसमें से अब तकरीबन आउट हो गया। तो हम पाकिस्तान ने जो ईरान से गैस का मुआहदा किया था, ये जरदारी साहब के दौर के बिल्कुल आखिर पे हुआ था, लेकिन उस पे हम वो खत्म हो चुके दौर भी, वो लेकिन इतनी वो पुरानी पता बात क्या अभी है, तक क्यों नहीं हुआ? देखें रिवाइव तो हो सकता है और कोई ऐसा मसला नहीं है कि उसमें कोई मंसूबा खत्म होने की तो कोई ऐसी अनाउंसमेंट उस तरह की नहीं है। लेकिन ईरान ने अपनी साइड से काम कर लिया हुआ है कि ईरान से जो गैस आनी थी पाकिस्तान के बॉर्डर पर बलूचिस्तान के ऊपर, वो कोई तकरीबन उनका दावा है कि हमने 300 किलोमीटर तक पाइप डाल दिया हुआ है। अब पाकिस्तान ने अपने मुल्क में लाना है, तो वो हमने अभी तक काम नहीं किया। हमने तो उसकी मेरे ख्याल फिजिबिलिटी भी नहीं बनाई। सर, तो इसका मतलब उस मंसूबे पे काम नहीं हो रहा ना? नहीं, उसकी वजह है कि हमने कहा कि जी वो ईरान के ऊपर सैंक्शन है, हमारे लिए ये मसाइल हो जाएंगे। तो मैं तो इस बात पे ज्यादा हैरान होता हूँ कि इन सैंक्शन के होते हुए हमारी इलीगल ट्रेड तो हो सकती है, लेकिन जो है ना उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। सर, वो इलीगल है ना, डॉक्यूमेंटेड नहीं है। दुनिया की किसी भी मुल्क में जो इलीगल ट्रेड होती है फिर वो भी बंद हो जानी चाहिए। अच्छा, वैसे इलीगल ट्रेड के ऊपर पाकिस्तान काम, हमने देखा है कि वो ग्रेजुअली उस पर काम होना शुरू हुआ है इसको रोकने के हवाले से। जिस तरह वो टायरों वाली ट्रेड्स हुआ करती थी, अफगानिस्तान की साइड पे भी हमने काम किया है कि वो चीनी के मामलात में मुझे पूरी बाढ़ लग रही है, उससे मेरा ख्याल है काफी हद तक कुछ फायदा। लेकिन मैं आपको बताऊं फ़हीम, ये एक दुनिया भर का एक जो है ना एक है मसला कि बॉर्डर्स की जो लाइफ होती है या बॉर्डर्स को जो कंट्रोल करने का सिस्टम है, वो अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर भी प्रॉब्लम है। हाँ, आप देखें, आप दीवारें बना लें, ये कर लें, ये इसका हल नहीं होता। बल्कि जो टैरिफ हैं इसका हल तो एक आया था कि भाई आप टैरिफ जो हैं उनको इतना यानी कि रिजनेबल रखें कि ट्रेड जो है वो आसान हो जाए, जबकि वो जो इलीगल ट्रेड है वो मुश्किल हो जाए, वो फिजिबल ही ना रहे। लेकिन यह है कि जब हम इस तरह की पॉलिसी। सर, एक ब्रेक का टाइम हो गया, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे।
एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफे में। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं ज़ारा रज़ा और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुबशिर मीर साहब, जिनसे हम बात कर रहे हैं गैस के बहरान के हवाले से। और एक खबर ये भी आ रही है कि फरवरी के महीने में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। सर, हम इसी पे मज़ीद आगे बात करते हैं। आपने बताया कि आखिर ये वजूहात क्यों हैं और मुल्की सतह पे हम क्यों इस बहरान में घिरे हुए हैं। एक जो सारिफ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये सारा मसला देखना चाहता हूं कि जैसे देखें, कोई भी एक पाकिस्तानी शहरी है जिसके घर पे गैस का मीटर लगा हुआ है, गैस का बिल आता है, वो वक्त पे वो बिल की अदायगी करता है। उसके बाद वो कम से कम इतना तो एक्सपेक्ट करता है, और ये उसका राइट है कि कम से कम 3 वक्त का खाना बनाने के लिए उसके पास गैस हो। अगर सर्दी की शिद्दत है कि पाकिस्तान में किसी ऐसे इलाके में रहते हैं सिवाय कराची या कुछ इलाकों के जहां सर्दी की उतनी शिद्दत नहीं है, पर पूरे पाकिस्तान में आपको अपने बच्चों को सर्दी से महफूज रखने के लिए आपको गैस का हीटर चाहिए, पानी का गीजर चाहिए। वो इन सारी सहूलतों से महरूम है, तो क्यों? तो वो क्या सोचेगा? अच्छा, इसमें फ़हीम एक चीज़ है भाई कि जो है ना, आप जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कि मसलन आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, कि मसलन आपको किस वक्त में गैस जो है वो इंडस्ट्री को देनी है, किस वक्त में आपने सीएनजी स्टेशंस को देनी है, और डोमेस्टिक जो है वो यूज़ के लिए आपने किस तरह करना है। ये अगर फार्मूला सही बना लिया जाए, मसलन मैं नहीं समझता कि देखें, अगर आप ये कहते हैं जी 24 घंटे सीएनजी बंद कर दें, तो भाई ट्रैफिक तो बंद नहीं हो सकता 24 घंटे। तो इसके लिए जो है वो बेहतर यही नहीं हो सकता कि क्या अगर सुबह 8 बजे से लेके शाम 8 बजे तक हर एक ने काम करना है, तो उस वक्त तो जो है ना वो उसका इस्तेमाल जो है वो आप कमर्शियल या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दें। बाकी जो है उसके बाद आप घर वालों को जो है ना वो, अब बेशक अगर शाम को ज़्यादा, जैसे आपने कहा हीटर यूज़ करते हैं तो शाम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, खाना पकाना होता है तो वो शाम को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उसकी, और अर्ली मॉर्निंग भी ज़रूरत पड़ती है। तो लिहाजा जो इसका जो टाइमिंग है लोड शेडिंग का, ज़ाहिर है आपने एक क्राइसिस से निपटना है, तो आपको इसकी लोड शेडिंग का टाइमिंग अच्छा बनाना चाहिए ताकि लोग उससे इस्तेफादा भी कर लें, खुल के अनाउंस कर दें कि फिर ताकि लोग पहले से अपने काम करें। लेकिन 3 दिन बंद रहना, 2 दिन बंद रहना, ये सोल्यूशन नहीं है मेरा ख्याल। इससे जो है वो डिस्टर्बेंस ज्यादा और जो है ना एक अनरेस्ट सा जो है ना वो ज्यादा पैदा होता है, खास तौर पर। शॉर्टली आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे? अच्छा, इसमें यह है कि आखिरी बात यह है कि हमें थोड़ा सा गैर रवायती जो हम बात कर रहे थे सोलर का और खास तौर पे विंड का, और इसके अलावा जो हमारे पास वेस्ट है उसको इस्तेमाल में लाने के ऊपर जो है वो ज्यादा काम करना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं कि देखें बहुत से गांव में तो ये चीज अवेलेबल है कि जहां पे छोटे छोटे जो है वो बायोगैस जो है